Hey everyone, welcome back to the mathematical thing। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कम्बिनेशन। जानेंगे कम्बिनेशन क्या होता है। इससे पहले हमने परमुटेशन जाना, अरेंजमेंट जाना। अब हम देखेंगे कम्बिनेशन क्या होता है। अब तक जितने भी हमने प्रॉब्लम किए परमुटेशन से रिलेटेड, आपको पता भी नहीं चला होगा कि कम्बिनेशन का एक्चुअली में हम यूज कर चुके हैं। कम्बिनेशन पार्ट होता है परमुटेशन का। परमुटेशन बेसिकली सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है। परमुटेशन में हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उसको अरेंज भी करते हैं। उसके पोजीशन को हम लोग रीअरेंज करते हैं, इधर उधर बदलते हैं, तो उसी को हम लोग परमुटेशन बोलते हैं। तो ये चीज आपने पहले भी किया है, बट क्योंकि हम फॉर्मूला का यूज कर रहे थे, आपको पता भी नहीं चला होगा कि उसमें आपने कम्बिनेशन का भी यूज किया है। कम्बिनेशन बेसिकली सिलेक्शन होता है, ग्रुपिंग होता है। तो कम्बिनेशन में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर मायने रखता है। तो 10 में से अगर हमको 5 का परमुटेशन बनाना है तो क्या करते हैं, 10 तो कोई भी हो सकते हैं, और उसमें से 5 का अगर हमको परमुटेशन करना है तो 10 में से 5 कौन होंगे, तो 5 उनमें से कोई भी हो सकता है। इसीलिए पहले हमको सिलेक्शन करना होता है, 10 में से 5 का सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। तो उसको बोलते हैं कि परमुटेशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट टेकन 5 एट ए टाइम। तो ये होता है परमुटेशन। और कम्बिनेशन क्या है, बस सिलेक्शन वाला पार्ट को ही बोलेंगे। तो अब हम समझेंगे इसको डिटेल में। एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं कि हमारे पास 3 टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, उनके नाम है एक्स वाई जेड, और हमको एक टीम बनाना है 2 प्लेयर का। इस काम को हम कितने तरीके से कर सकते हैं, ऐसे बोले या फिर ऐसे कितने ग्रुप पॉसिबल हैं दो दो प्लेयर के। 3 प्लेयर में से दो दो प्लेयर के कितने ग्रुप पॉसिबल हैं, तो देखिए एक्स वाई जेड है हमारे पास 3 प्लेयर। हो सकता है कि एक्स और वाई का एक कम्बिनेशन बने, एक्स और जेड का एक कम्बिनेशन बने, उसके बाद वाई और जेड का कम्बिनेशन बने। तो क्या क्या हो गया, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि वाई और एक्स भी एक कम्बिनेशन होगा, क्योंकि ऑर्डर मायने नहीं रखता है। क्वेश्चन ही ऐसा है, आपसे पूछा गया है सिलेक्शन, ग्रुपिंग। 3 में से 2 प्लेयर को हमको सेलेक्ट करके एक ग्रुप बनाना है। अब सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ऑर्डर का क्या मतलब है, ऑर्डर का क्या उसमें काम है ना। हमें कोई कुर्सी पर तो उन्हें बिठाना नहीं है, एक रो में नहीं अरेंज करना है, एक लाइन में नहीं खड़ा करना है। वहाँ पर ऑर्डर मायने रखता अगर लाइन पे खड़े करते तो। हमें बस सिलेक्शन करना है, ग्रुप बनाना है। तो डजेंट मीन कि एक्स वाई करके ले या फिर वाई एक्स करके उसे लिखे, तो ये दोनों एक ही चीज है, सेम है, ठीक है। तो एक्स वाई और वाई एक्स हम 2 बार नहीं लिखेंगे। तो ये 3 ही पॉसिबल कम्बिनेशन इसमें हो सकते हैं, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, इसको इसी तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, कम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से दो दो के कम्बिनेशन बनाना। कम्बिनेशन बोलिए या फिर सिलेक्शन, ग्रुपिंग, कम्बिनेशन का वही मतलब होता है। अगर साथ ही साथ इसको सेलेक्ट करने के साथ अगर हम अरेंज भी कर देते, ठीक है, एक लाइन पर खड़ा कर देते एक्स वाई को, और फिर उसी को अरेंज करके वाई एक्स भी कर देते, इसको जेड वाई भी कर देते, इसको एक्स जेड, तब टोटल कितने हो जाते, 6 ऐसी पॉसिबिलिटी होती। इसी को बोलते हम क्या, परमुटेशन ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। और इसको क्या लिखते, 3p2। ठीक है, आप इसका वैल्यू निकाल कर देखेंगे तो आपको 6 मिलेगा। फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना, 1। तो इसका वैल्यू 6 आता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन टेकन 2 एट ए टाइम। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 3c2, मतलब 3 में से दो दो का ग्रुपिंग। कम्बिनेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक और एग्जांपल लेकर के समझते हैं। एक कमरे में 12 लोग हैं,
ठीक है, आपको बताना है कि अगर दो लोग हाथ मिलाते हैं, ठीक है, हाथ मिलाने के लिए कम से कम दो लोगों की जरूरत होती है, तो 12 लोग हैं, सारे लोग अगर एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कितने ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी, यानी कितने हैंडशेक होंगे, कितने बार ऐसे हाथ मिलाना संभव होगा। सारे लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे एक एक बार ही, तो कितने ऐसे हैंडशेक होंगे। अब यहाँ पर नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, बड़ा हो जाता है तो क्या ऐसे हम लिस्ट कर पाएंगे जैसे इसको किया, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स? नहीं है। जैसे परमुटेशन में भी था कि जब नंबर छोटे थे तो उसको हम सारे जो वेज थे उसको अरेंज कर पाते थे, लिस्ट कर पाते थे, फिर काउंट कर लेते थे। और जब नंबर थोड़ा बड़ा होता था तो फिर फॉर्मूला का मदद लेना पड़ता था। तो यहाँ पर भी वैसा ही 12% है, इसको अब हम एक एक हैंडशेक को लिस्ट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और वो आता कैसे है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय NCR। इसको NCR से डिनोट करते हैं। परमुटेशन में क्या हम लोग करते थे, NPR करते थे, ठीक है। और परमुटेशन कुछ और नहीं बल्कि कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट था, यानी कि सिलेक्शन करके और फिर उसको अरेंज कर देना। और कॉम्बिनेशन क्या है, जस्ट सिलेक्शन है, सिलेक्शन करके छोड़ दिया, उसको अरेंज नहीं किया, तो उसी को बोलेंगे कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट ए बी सी डी टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो कितने ऐसे अरेंजमेंट होंगे, कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, अरेंजमेंट नहीं कॉम्बिनेशन। तो देखिए, ए और बी का एक ग्रुप बन सकता है, ए और सी का एक ग्रुप बन सकता है, ए और डी का एक ग्रुप बन सकता है, ठीक है। क्या क्या हो गया, ए बी, ए सी, ए डी। तो यहाँ पर ए को हम फिक्स कर दिए और बाकी को बदल दिए, बी सी डी, यानी कि ए पहले बी के साथ बना रहा है, सी के साथ बना रहा है, देन डी के साथ बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, बी को लेंगे। अब जब बी को लेंगे तो फिर वापस हम ए के साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि वे वही हो जाएगा, ए बी और बी ए सेम ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर मायने नहीं रखता है। तो जब बी को लेंगे तो ए के साथ ना बना करके क्या करेंगे, सी के साथ बनाएंगे, बी सी बी डी, बी सी बी डी। तो ए को चुन करके बना लिया, बी को चुन करके बना लिया। अब सी को चुनेंगे, सी को अगर चुनेंगे तो हम ए के साथ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ए और सी का ऑलरेडी बना हुआ है जिसको हम ए सी बोल रहे हैं। तो इसी को हम सी ए लिख देंगे तो ये अलग नहीं हो जाएगा, ग्रुप वही रहेगा। फिर सी का हम बी के साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि बी सी बन चुका है। तो एक ही बचता है इसके पास ऑप्शन सी और डी का, सी डी। सी डी बोलिए या डी सी बोलिए। तो कितना हो गया टोटल, टोटल 6 कॉम्बिनेशन। तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन या ग्रुप पॉसिबल है। अब हम समझते हैं कि अगर इसी को हमको अरेंज करना होता तब क्या होता। तो हम इसको क्या बोलते हैं, परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट। अभी क्या है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट ए टाइम। इसको हम क्या लिखेंगे, 6 नहीं 4C2। और ये कितना आया है, 6 आया है। ये 6 कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम पहले एक बार ये देख लेते हैं कि अगर हम इसको अरेंज करते, यानी कि परमुटेशन निकालते, इसका परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन टू एट ए टाइम, तब ये क्या हो जाता पता है, ए बी बनता, ए सी बनता, ए डी बनता। उसके बाद बी को जब चुनते तो फिर से ये बी ए बनता, बी सी बनता,
बी डी बनता, फिर जब सी को चुनते तो सी ए बनता, सी बी बनता, सी डी बनता, फिर जब डी को चुनते तो डी ए बनता, डी बी बनता, डी सी बनता। ठीक है, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे 12 बनते, इसको क्या बोलते हैं हम? 4p2, यानी कि 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 2 का फैक्टोरियल, 24 और ये 2, तो 12 ऐसे बनते। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिए कि ये जो हमने परमुटेशन बनाया है, 4 ऑब्जेक्ट में से दो दो को ले करके उसको अरेंज करना, तो है तो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट ए बी सी डी। अब उसमें से दो का परमुटेशन बनाना, हम कैसे जानेंगे कि वो दो कौन से होंगे? वो ए बी हो सकते हैं, ए बी लेकर के ए बी और बी, बी ए दो बन सकता है, या फिर बी सी हो सकता है और सी बी। तो सबसे पहले तो दो ऑब्जेक्ट का चुनाव होगा, यानी कि परमुटेशन बनाने के लिए अगर हम 4 ऑब्जेक्ट में से दो का परमुटेशन बनाना है तो सबसे पहले उन दो का सिलेक्शन होगा कि इन 4 में से वो दो कौन से होंगे। तो यहाँ पर 4c2 भी आ जा रहा है साथ में। ठीक है, और अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट आप जानते हैं कि इट्स लाइक अरेंजिंग इन द रो। तो अगर हम दो ऑब्जेक्ट इसमें से सिलेक्ट कर ले रहे हैं तो उसको अरेंज कैसे करते हैं? दो बॉक्स ऐसे बना करके अरेंज करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने ए और बी को चुन लिया, ठीक है। अब इनको इन दोनों बॉक्सेस में हम कैसे बिठाएंगे? इसको हम फिल करेंगे 2 वे में, इसको फिल करेंगे 1 वे में। लेफ्ट साइड से कीजिए या राइट साइड से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1, और इसी को हम फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन बेसिकली क्या हुआ? पहले सिलेक्शन हुआ, 4 में से 2 का सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट। ठीक है, और यही कहलाएगा हमारा परमुटेशन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट टेकन 2 एट ए टाइम। So before making permutation, we need to select two objects and then rearranging them. So permutation is actually selection and arrangement. तो 4p2 क्या हो जाएगा हमारा? 4p2 हो जाएगा हमारा 4c2 एंड 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 ऑब्जेक्ट में से दो दो का अगर हमको परमुटेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे? पहले 4 में से 2 को सेलेक्ट करेंगे, फिर उन दोनों को अरेंज करेंगे, यानी कि दो बॉक्स बना करके ऐसे, और 4 में से 2 का सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अरेंज करेंगे। इसको 2 वे में करेंगे, इसको 1 वे में, तो ये आ जाएगा दो तरीके से, यानी कि 1 × 2, इसको हम 2 फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो ये उसका अरेंजमेंट हो गया, और सिलेक्शन क्या हो गया? 4c2, यानी कि 4 में से हम कितने तरीके से दो दो का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो उसी को लिखते हैं 4c2। तो ये पूरा हो जाता है 4p2 के बराबर। और 4p2 क्या होता है ये आप जानते हैं। 4p2 को कैसे लिखते हैं? 4 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 12। सो अब हम निकालेंगे फॉर्मूला एनसीआर का। सो इसको जनरलाइज करना है, जो
4p2 वाला हमने लिखा 4c2 मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इसी को हम जनरलाइज करेंगे जब n ऑब्जेक्ट होंगे हमारे पास और उसमें से r को लेकर के r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के उसका परमुटेशन करना होगा। तो क्या होता है, पहले उसका सिलेक्शन होता है, फिर उन r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट होता है। तो ये एक थ्योरम है, इसको प्रूव करेंगे। सो जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं, प्रूफ क्या हो जाएगा इसका, corresponding to each combination NCR we have R factorial permutation because R objects in every combination can be rearranged। ठीक है, n में से r ऑब्जेक्ट का जो हम पहले सिलेक्शन करेंगे उसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। तो अगर r ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो रीअरेंज करने का क्या मतलब है, r बॉक्सेस बनाएंगे और उन r ऑब्जेक्ट्स को हम बिठाएंगे, और क्योंकि r डिस्टिंक्ट है तो उनको बिठाने का तरीका आपको पता है। पहले r तरीके से फिल करेंगे, फिर एक कम हो जाएगा r-1, r-2, ऐसे करते करते 1 तक आएंगे। तो बेसिकली 1 to r तक का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं r का फैक्टोरियल। तो r बॉक्सेस में फिल करने जैसा ये हो गया, इन r फैक्टोरियल वेज। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट ए टाइम, हेंस टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन of n objects taken r at a time is पहले उसका सिलेक्शन n में से r ऑब्जेक्ट का, देन अरेंजमेंट। ऑन द अदर हैंड इसी को हम NPR भी बोलते हैं, NPR। इसीलिए NPR क्या हो जाएगा, NCR मल्टीप्लाइड बाय R का फैक्टोरियल। सो NCR बराबर क्या हो जाएगा, NPR डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल। सो ये एक फॉर्मूला भी बन जाता है। अब इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। NCR का एक्चुअल फॉर्मूला आ जाएगा। तो NPR बराबर हम जानते हैं क्या होता है, NPR बराबर होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, और 1 अपॉन r का फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है। सो NCR बराबर क्या हो गया, NCR बराबर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जब भी यूज करना होगा हम इसी को करेंगे। सिंस NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल।
कम्बिनेशन के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जब भी कैलकुलेशन करना होगा तब। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ स्पेशल केसेस देखेंगे। ये रिमार्क है, बेसिकली यही फॉर्मूला है जो अभी हमने ड्राइव किया, MCR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये कब ट्रू होता है? r का इसमें जो कंडीशन होता है वो r हमारा 0 से लेकर के n के बराबर तक हो सकता है। ठीक है, 0 के लिए भी वैलिड है। अगर r इक्वल टू 0 होगा तब n डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कम्बिनेशन क्या होगा, देखते हैं फॉर्मूला निकाल करके। MC 0 की बात कर रहा है, तो ये होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल फिर n माइनस 0 का फैक्टोरियल। यही होगा इसका मतलब, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है जो हम पहले देख चुके हैं, और वो कैसे होता है वो भी निकाल चुके हैं। तो n माइनस 0 ये n का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा n फैक्टोरियल से। हमें क्या मिलेगा? 1। MC 0 का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, इसे याद रखेंगे, ये यूज होगा, डायरेक्टली इसे यूज करेंगे। इसके बाद देखेंगे जब r इक्वल टू n होगा, यानी कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से हम सारे के सारे एक ही बार सिलेक्ट कर लें, तब क्या होगा? NCn, तो n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल। यही होगा इसका मतलब, क्योंकि r की जगह पर n है, r इक्वल टू n हो जा रहा है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल से कैंसल आउट हो जाएगा, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 1, तो ये भी 1 आ जाएगा। MCn इक्वल टू ऑल्सो 1। तो हमने क्या देखा, MC 0 भी 1 होता है और MCn भी 1 होता है, यानी कि जो बाउंड्री वैल्यू है इसके 0 और n, इन दोनों पर ही ये 1 होता है, दोनों पर सेम होता है। आगे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे इस कॉम्बिनेशन के बारे में जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तब। इसके बाद आता है चौथा नंबर इसमें, सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज रिजेक्टिंग एन माइनस आर ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट है, और उसमें से हम आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आर ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो बाकी के जो बच जा रहे हैं वो कितने होंगे? जो बच जा रहे हैं वो एन माइनस आर होंगे ना, यानी कि आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना इज सेम एज रिजेक्टिंग एन माइनस आर ऑब्जेक्ट। हमारे पास टोटल कितने हैं? एन ऑब्जेक्ट, अगर आर और एन माइनस आर को अगर आप जोड़ें तो यही आएगा, एन आएगा। बेसिकली एन ही डिवाइड हो गया आर और एन माइनस आर में। एन में से आर ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर ले रहे हैं, तो जो बच जा रहा है वो एन माइनस आर है, तो आप एक तरीके से उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। उसी को कहा गया है कि आर ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो या फिर एन माइनस आर को रिजेक्ट करो, तो बात बराबर है। तो इसे हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या ये वाकई में सेम आता है। एन सी एन माइनस आर इक्वल टू क्या होगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पर एन माइनस एन प्लस आर का फैक्टोरियल। एन माइनस एन से कैंसल आउट हो जाएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एन, पहले आर फैक्टोरियल लिख देते हैं
देन n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये क्या है, MCR का फॉर्मूला है, यानी कि MCR बराबर MCn माइनस आर। यानी कि आर ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करो या फिर n माइनस आर को आप रिजेक्ट करो, बात बराबर है। तो इनके वैल्यू ना सेम आते हैं। एक अच्छा मीम्स है इस पर, इस फॉर्मूले पर एक अच्छा मीम्स आपको मिल जाएगा सोशल मीडिया पर। इन दिस वर्ल्ड बीइंग चूजन और नॉट चूजन इज द सेम। मतलब कोई आपको सेलेक्ट करे या ना करे, बात बराबर, क्योंकि एनसीआर बराबर होता है एनसीएन माइनस आर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर एम सी ए इक्वल टू होगा एम सी पी, तो उस केस में या तो ए और बी दोनों बराबर होंगे या फिर ए बराबर हो जाएगा एन माइनस बी के, और यहाँ से आ जाएगा एन इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसा क्यों होगा, देखिए एन सी ए बराबर एन सी बी है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एम सी एन माइनस पी। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि एम सी आर बराबर होता है एम सी एन माइनस आर। तो अगर एम सी बी है तो उसको हम लिख सकते हैं एम सी एन माइनस बी, यानी कि जो नीचे वाला है उसको एन माइनस बी से रिप्लेस कर सकते हैं। सो अब अगर आप कहें कि ए बराबर एन माइनस बी, मतलब दोनों चीज पॉसिबल है बट एक साथ नहीं पॉसिबल है। अगर पहले वाले दो इक्वलिटी को लेते हैं तो ए बराबर बी आता है, या फिर फर्स्ट और थर्ड वाले इक्वलिटी को लेंगे तो ए बराबर एन माइनस बी आएगा। सो ए इक्वल टू बी होगा या फिर एन इक्वल टू ए प्लस बी होगा। दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होता है, ये दोनों में से कोई एक ही होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है और उसमें से हमको 4 का कम्बिनेशन बनाना है तो हम इसको लिखेंगे 10C4। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 - 4, तो ये क्या हो जाएगा 10C6। तो यहाँ पर 4 और 6 बराबर नहीं है, बल्कि क्या है 4 + 6 बराबर 10 है, यानी कि n बराबर a + b है। तो ये कहने का मतलब है। कुछ और हम वैल्यूज देख लेते हैं। NC2 बराबर क्या होगा, इफ r इक्वल टू 2 देन NC0 तो हमने निकाल लिया। अच्छा एक बार n इक्वल टू 1 के लिए भी, r इक्वल टू 1 के लिए भी निकाल लेते हैं। इफ r इक्वल टू 1 देन NCR इक्वल टू NC1। इसको हम लिखेंगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल है, इसको फैक्टोरियल के बारे में हमने पढ़ा था कि हम n को बाहर ले सकते हैं और उसमें से एक कम करके, क्योंकि ये बेसिकली n से लेकर के रिवर्स ऑर्डर में 1 तक का प्रोडक्ट होता है, तो एक एक कम करते जा सकते हैं। तो n बाहर लेकर के n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, n माइनस 1 का फैक्टोरियल बचेगा। फिर यहाँ पर n माइनस 1 का फैक्टोरियल इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा n मिलेगा। सो NC1 बराबर क्या आ गया, n आ गया। NC0 हमने देख लिया 1 आता है, NC1 n आता है। अब हम देखेंगे MC2 क्या होता है। इफ r बराबर 2 देन NCR इक्वल टू NC2 निकालना है हमको, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर हम क्या करेंगे, n बाहर लेंगे, n माइनस 1 भी बाहर लेंगे, फिर n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे, क्योंकि नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। n माइनस 2 का फैक्टोरियल कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट इसके साथ।
सो एन सी टू बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाय टू का फैक्टोरियल टू लिख सकते हैं। टू का फैक्टोरियल लिखे या फिर टू ही लिख दीजिए। तो ये रहा एन सी टू का फॉर्मूला। इसके बाद एक और देख लेते हैं एन सी थ्री का। इफ आर इक्वल टू थ्री देन एन सी आर इक्वल टू एन सी थ्री। तो ये क्या हो जाएगा, एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल इंटू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल। सो एन सी थ्री बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू देन एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल, नीचे थ्री फैक्टोरियल इंटू एन माइनस थ्री का फैक्टोरियल। सो ये कैंसल आउट इसके साथ। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, एन सी थ्री इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल, या फिर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स। तो ये हो गया एन सी थ्री का फॉर्मूला। ऐसे ही हम एन सी फोर निकालेंगे तो क्या होगा, एन हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा एन माइनस टू हो जाएगा फिर एन माइनस थ्री होगा और नीचे क्या हो जाएगा, फोर का फैक्टोरियल। सो अगर हम इसी चीज को जनरलाइज करें तो क्या होगा, एनसीआर का जो हमने फॉर्मूला देखा था उसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं ना। इन जनरल एनसीआर बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये, जितना आर का वैल्यू होता है उससे एक कम तक जाता है। जैसे कि एन इक्वल टू टू के लिए आप देखिए तो ये वन तक गया था, एन माइनस वन तक। आर इक्वल टू थ्री के लिए देखिए ये एन माइनस टू तक गया है, तो आर के लिए ये कहाँ तक जाएगा, आर माइनस वन तक जाएगा। सो एन माइनस आर माइनस वन यानी कि ये प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट से वो हटेगा, तो डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। सो ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होगा। और जो दूसरा वाला फॉर्मूला था वो तो आप जानते ही हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। ये थ्योरम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।